अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम सेमेस्टर 5 इंग्लिश का फाइनल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं राइटिंग समरीज। इसमें हम ऑल ओवर समरी के बारे में पढ़ेंगे। डाउ के कुछ नए पीपीटीज जो है वो उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, जो पुरानी पीपीटीज है वो ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में है, तो कोशिश करेंगे कि वो भी रिकॉर्ड करें, लेकिन जो न्यू पीपीटी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, तो समरी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि समरीज आर रिटन फॉर लिटरेचर रिव्यू और क्रिटिक आर्टिकल। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि किसी ने कोई पैराग्राफ या कोई मजमून या कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, आप उसको रिव्यू करते हो, आप उसको देखते हो और वो चीज़ आपको कितनी समझ आती है, इस चीज़ को हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। या फॉर एग्जांपल आप अगर किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो और आप देखते हो कि इस चीज़ पे किसी ने पहले तो कुछ नहीं लिखा या पहले किसी ने रिसर्च तो नहीं की, तो जब आप वो चीज़ देखते हो, यानी कि पहले के रिसर्चेस देखते हो, उनको रिव्यू करते हो, देखते हो, पढ़ते हो, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है? और क्रिटिक आर्टिकल्स का भी यही मतलब है कि किसी के आर्टिकल को देखना, उसको परखना और उसको अपने किसी आर्टिकल के साथ कंपेयर करना, इसको हम क्रिटिक आर्टिकल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 2 चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम समरी की बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें आप किसी पैराग्राफ का या किसी मज़मून का समरी लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो आप पहले उस पैराग्राफ को, उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर आप उसको अपने अल्फाज में लिखेंगे, एक समरी, एक खुलासा बयान करेंगे। इस चीज़ को हम समरी कहते हैं, ठीक है? टू सपोर्ट द क्लेम इन योर राइटिंग एंड टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर योर रिसर्च। ठीक है, वही बात के जो भी चीज़ें या जो भी वो बंदा क्लेम कर रहा है जिसने पहले वो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को सपोर्ट करें, उसको अपने अल्फाज में लिखें। लेकिन इसमें आपने ये गौर करना है, इस बात को श्योर बनाना है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे, सारे अल्फाज, सारी बातें उसकी होंगी, बस आपने उसको सिंपल वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि समरीज आर रिटन एज पार्ट ऑफ सम अदर राइटिंग टास्क। वही बात के मेन जो चीज़ है या मेन जो पैराग्राफ है वो किसी और ने लिखा हुआ है, आप बस उसको समराइज कर रहे हो, उसका एक खुलासा बयान कर रहे हो, दैट इज समरी। अब जब हम समरी लिखते हैं तो उससे पहले हमें किन चीज़ों के बारे में सोचना है या हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है कि आपको समरी राइटिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी गलतियों का सामना करना पड़ सकता है और उसमें प्लेजरिज्म और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आपने उसके ऊपर गौर करना है, किन चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो यकीन दहानी करनी है कि उसमें कोई गलती ना हो। तो इसमें हम 3 प्रिंसिपल या 3 रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और वो क्या होते हैं कि इट शुड बी फोकस्ड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोर्स टेक्स्ट और टेक्स्ट दैट आर रिलेवेंट फॉर योर पर्पस। ठीक है? कि ये जो भी आप पढ़ रहे हो तो ये उसी चीज़ के ऊपर इसका फोकस होना चाहिए जिस चीज़ से आप ये लिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई बीमारी के बारे में पढ़ रहे हो या किसी आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है? आप उस आर्टिकल को अपने अल्फाज में लिखना चाहते हो, आसान अल्फाज में उसकी समरी लिखना चाहते हो, तो उसका फोकस वही आर्टिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने शुरू वहाँ से किया और बीच में आप कहीं और टॉपिक पे चले गए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो आपका मेन टॉपिक हो या जो आपका मेन मकसद हो, ठीक है, उसी चीज़ को आप फोकस करें और उसी चीज़ के बारे में आप लिखें। ठीक है, इसके अलावा इट शुड रिप्रेजेंट द सोर्स मटेरियल इन एक्यूरेट फैशन। जो भी सोर्स मटेरियल होगा, सोर्स मटेरियल वही मेन जो जो जिस चीज़ को आप फोकस करके लिख रहे हो, वो बिल्कुल सही तौर पर आप प्रेजेंट करो, यानी कि उसमें कोई गलती या कोई अपनी तरफ से कोई चेंजेस और इसी तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। उसको बिल्कुल आप एक्यूरेटली, बिल्कुल हूबहू आप प्रेजेंट करें। बल्कि अल्फाज आपके चेंज हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, उससे थोड़े से शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप उसमें कुछ नहीं ऐड कर सकते कि उसने कोई बात नहीं बताई हुई, आप समरी में वो बात लिख लो, दैट इज नॉट गुड या दैट इज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, इसके अलावा इट शुड कंडेंस द सोर्स मटेरियल एंड बी प्रेजेंटेड इन योर ओन वर्ड्स। कंडेंस का मतलब ये होता है कि जो मेन पैराग्राफ है, जो ओरिजिनल पैराग्राफ है, वो उससे कम से कम ये कम हो। ठीक है, बिल्कुल उसके जितना या उससे लंबा नहीं लिखना है, वरना फिर समरी का कोई फायदा नहीं होगा। तो उससे उसको कंडेंस करके, उसको कम करके अपने अल्फाज में आप लिखोगे, दैट इज समरी। ठीक है, तो ये 3
जो प्रिंसिपल्स है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग अ समरी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और चीज़ आपको बताई गई है, जैसे कि समरीज दैट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टली कॉपीड पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल रेयरली सक्सीड, यानी कि बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट करके काम करते हैं जिस तरह हम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर वो आप चीज़ समरी में करते हो तो ये आपकी समरी बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि ये कामयाब हो जाए, पास हो जाए, सक्सीड हो जाए, ठीक है। इस तरह नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि वही चीज़ लिखते हैं लेकिन अपने अल्फाज में लिखते हैं, ऐसा नहीं करते कि वही चीज़ कॉपी पेस्ट करें। इसके अलावा ऐसी समरीज may suggest that you can find potentially important information but will likely to fail to reveal the extent to which you have understood it, ठीक है। यानी कि आप इस तरह का काम करते हो कि आप कॉपी पेस्ट करते हो तो शायद आपको वो चीज़ उसकी अहमियत तो समझ आ जाएगी, लेकिन जब आप समरी लिखते हो तो आपका जो राइटर या आपका जो रीडर होगा उसको ये पता नहीं चलेगा कि आपको वो चीज़ कितनी समझ आई है जब आप उसको लिखते हो, क्योंकि वो ओरिजिनल के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। और उस सिचुएशन में जब आप वो लिखते हो तो आपका जो रीडर होगा उसको भी नहीं पता चलेगा कि इस बंदे ने क्या लिखा है और उन दोनों में, ओरिजिनल में और समरी में फ़र्क क्या है, ठीक है। इसके अलावा यू मे बी प्लेजराइजिंग। प्लेजराइजिंग का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लेजराइजिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम जो आप किसी दूसरे बंदे का उठा के अपने नाम पे पेस्ट कर देते हो, लिख लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी का आर्टिकल उठाया और आपने अपने नाम पे उसको पब्लिश किया कि ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपने नहीं लिखा होता, ठीक है। और जो मेन या जो ओरिजिनल राइटर होता है आप उसको कोई क्रेडिट नहीं देते, इस चीज़ को हम प्लेजराइजिंग कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने समझनी होती है। इसके अलावा द लेंथ ऑफ समरी में वेरी फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अ पेज, ठीक है। इसमें देखो एक अ पेज लिखा हुआ है, एक पेज, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी आप समरी लिख रहे हो वो एक पैराग्राफ भी हो सकते हैं, दो पैराग्राफ भी हो सकते हैं, ठीक है, या पूरा एक पेज भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी समरी ना हो, ठीक है। इसके अलावा रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ यू मस्ट थॉरोली अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके लेंथ को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो पैराग्राफ है वो कितना बड़ा है, आप उसके सोर्स को देखें कि वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। स्किम द टेक्स्ट नोटिसिंग एंड नोटिंग द सब हेडिंग्स। अच्छा, जैसे हम स्किमिंग और स्कैनिंग कर देते कि चीज़ को आप एक नज़र देख लें, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें समझ आ गई। जब आप एक चीज़ से एक नज़र दौड़ाते हो तो आपको वो कितना समझ आता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। इस चीज़ को हम स्किमिंग कहते हैं। और उसके जो सब हेडिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि किसी हार्ट डिजीज़ेज़ के बारे में है, तो हार्ट डिजीज़ेज़ का सबसे पहले आपको एक बड़ा हेडिंग नज़र आएगा। फिर जब आप उसको पेजेस पलटते जाएँगे तो आपको छोटे-छोटे से हेडिंग्स और नज़र आएँगे। जैसे हार्ट के रिलेटेड और कौन-कौन सी बीमारियाँ, कौन-कौन से मसले हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप एक नज़र देख लेंगे आपको पता चलेगा कि ये पैराग्राफ या ये सब्जेक्ट किस बारे में है, ठीक है। तो ये समरी लिखने के लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि उसके जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होते हैं उसको नोट करते हैं। या अगर उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ना भी हो तो हम अपनी तरफ से उसमें कुछ सेक्शंस बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें हमने एक पैराग्राफ बनाया कि ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद ये जो है उसकी मेन डिटेल्स है, इसके बाद ये उसका कंक्लूजन है। उसमें हम अपनी तरफ से बना लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में समझने में आसानी हो, ठीक है। इसी तरीके से जब हम उसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं फिर हम उसका समरी लिखने में हमें उसको आसानी होती है, ठीक है। डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट यू आर रीडिंग, वही बात कि हमें पहले ये बात समझनी है कि ये जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं वो किस बारे में है, उसका जनर क्या है। यहाँ पे जो जनर का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि टॉपिक क्या है, ठीक है। वो कोई फॉर एग्जांपल कोई क्राइम थ्रिलर है, यानी कि उसके ऊपर किसी क्राइम के ऊपर लिखी हुई चीज़ है, गंदगी के ऊपर लिखी हुई चीज़ है, सफाई के ऊपर है, या फिर इसी तरह सेहत के ऊपर है। उसका टॉपिक क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, इस चीज़ को हम कहते हैं जर्न, ठीक है। जनरल कह सकते हो। इट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फोकस योर रीडिंग स्ट्रेटजीज। जब आपको ये चीज़ पता चले कि टॉपिक क्या है तो आपको किस तरह पढ़ना है, आपको उसके बारे में ऑलरेडी कितनी इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता चल जाता है, और आपने उसको कितना डीपली पढ़ना है ये भी आपको पता चल जाता है। फिर आपको समरी लिखने में आसानी होती है।
अच्छा जी, इसके अलावा रीड द टेक्स्ट हाइलाइटिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वही बात कि आप टेक्स्ट को रीड करें, उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको आप हाइलाइट करें और उसको नोट करें, ठीक है? यानी कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, तो आप उसको नोट करके अपने पास लिखें, ठीक है? और आपके पास एक मतलब हर सेक्शन से जो भी आपने सेक्शंस बनाए थे या जो भी उसके सब या सब हेडिंग्स थे, उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट करते जाते हो, पॉइंट्स नोट करते जाते हो, ठीक है? इसी तरह आपका जो मेन टॉपिक होगा और उसके अंदर जो छोटे-छोटे माइनर डिटेल्स होते हैं, मतलब अगर आप समरी लिख रहे हो तो आप एक टॉपिक के ऊपर लिखोगे और उसके अंदर अगर आप छोटा-सा डिटेल देते हो अगर ज़रूरी है तो आप दे सकते हैं, वरना समरी में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, ठीक है? योर नोट्स मस्ट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लेम्स और कंक्लूजन, ठीक है? आपका जो नोट होगा या आपकी जो समरी होगी, आपके जो पॉइंट्स होंगे जो आप लिखेंगे, ठीक है? वो उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करे जो मेन टॉपिक में हो या मेन पैराग्राफ में हो, ठीक है? जो भी वो क्लेम कर रहा है, जो भी उसका रिज़ल्ट है, उसी चीज़ के ऊपर आप बात करें। ऐसा ना हो कि वो उसने कुछ और बोला हुआ है, आप कुछ और बोल रहे हो, तो समरी आपकी खराब हो जाती है। इसके अलावा राइट योर रिएक्शंस और थॉट्स अबाउट द सेक्शन यू हैव आइडेंटिफाइड इज इम्पोर्टेंट। जो चीज़ आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगती है आप उसको अपने अल्फाज में लिखें, अपने मतलब आइडियाज उसमें शेयर करें, ठीक है? गो थ्रू द प्रोसेस अगेन, रीड द टेक्स्ट सेवरल टाइम्स, ठीक है? आप उस चीज़ को यानी कि आप एक दफ़ा समरी लिखिए, आप दोबारा एक दफ़ा रीड करें, आप दोबारा से उसको देखें कि कोई चीज़ तो आपसे रह नहीं गई या कोई मसला या कोई आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो चीज़ आप उसमें देखेंगे, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे इसके बाद कुछ प्लेजरिज्म के बारे में बताया गया है और प्लेजरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपसे पेपर में जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है कि डिलिबरेट एक्टिविटी का मतलब ये होता है ऐसा काम जो आप इरादतन करें, मतलब आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, ठीक है? तो उसको हम डिलिबरेट एक्टिविटी कहते हैं। द कॉन्शियस कॉपिंग फ्रॉम अदर वर्क्स या आप द वर्क ऑफ अदर्स, ठीक है? यानी कि आप इरादी या इरादतन तौर पर क्या करते हो कि किसी दूसरे बंदे का काम कॉपी करते हो, इस चीज़ को हम प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है? और ये चीज़ जो है ज़्यादातर अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ में ज़्यादातर होता है, ठीक है? और ये जो है हम कहते हैं कि a romantic assumption that the writer is an original individual creative artist। हम ये देखते हैं कि एक चीज़ जिसने लिखी हुई है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो एक ओरिजिनल उसका आर्टिस्ट है, उसका क्रिएटिव आर्टिस्ट है, ठीक है? तो इसी तरह की चीज़ें जब हम मतलब विदाउट क्रेडिट उसको दिए हुए हम उसको क्रेडिट नहीं देते और अपने नाम पे किसी चीज़ को शेयर करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम प्लेजरिज्म में आते हैं, ठीक है? A sign of disrespect to copy without acknowledgement from the work of published authorities। यानी कि एक बंदे ने एक चीज़ पब्लिश की है, उसने उसके ऊपर मेहनत की है, ठीक है? उसने उसको लिखा है और आप जो है उसको कॉपी करके उसका जो क्रेडिट है, उसका नाम वगैरह हटा के अपना वो डाल के कॉपी पेस्ट करके पब्लिश करते हो, इस चीज़ को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। जैसे हमारे साथ बहुत होता है ये, अक्सर हम ग्रुप में नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, उस पे हमारा नाम लिखा होता है, लोग उसको कॉपी करके अपना नाम लिख के शेयर कर देते हैं, ठीक है? आगे इस चीज़ को हम प्लेजरिज्म कहते हैं, तो काइंडली ये चीज़ ना किया करें। ये मैं आपको क्या कहते हैं, एक कानूनी तौर पर मैं आपको इसमें वैसे घेर सकता हूँ, ठीक है? ये एक कानूनी जुर्म है। अच्छा जी, खैर जोक्स अपार्ट, इसके अलावा सम नोट्स ऑन प्लेजरिज्म में और क्या लिखा हुआ है कि क्या-क्या चीज़ें प्लेजरिज्म हो सकती है। जैसे आप कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे ओरिजिनल पैराग्राफ में भी है, आपने यूज़ किए हैं या आप कोई और टॉपिक लिख रहे हो और चीज़ें मैच हो रही है, कुछ वर्ड्स मैच हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं, क्योंकि अल्फाज है तो अल्फाज मैच हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर लो तो वो मसला हो सकता है, ठीक है? वो प्लेजरिज्म होता है। द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट राइटर टू प्रेजेंट their perspectives and new ideas and language that expresses someone else's unique content and ideas। ठीक है? यानी कि जो भी आप लिख रहे हो तो जो लैंग्वेज उसका है और जो लैंग्वेज आपका है उसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क हो। अगर आप कंप्लीटली
कॉपी पेस्ट करोगे या कंप्लीटली सेम एज इट इज लिखोगे जिस तरह उसने लिखा था, फिर हम इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। और अगर आप करते भी है इस तरह की किसी की कोट या किसी की बात कॉपी करते भी हो, तो कम से कम उसको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा जी, अब ये आपको बताया गया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो आखिरी के 2-3 स्लाइड्स है कि कौन सी चीज़ प्लेजरिज्म में आती है और कौन सी नहीं आती, और ये डेफिनेटली पेपर में इससे कई सवाल आ सकते हैं कि कौन सी चीज़ प्लेजरिज्म है और कौन सी नहीं है। वैसे भी हमारे फाइनल के 2-3 टॉपिक्स है और 40 एमसीक्यूज होंगे, तो प्लेजरिज्म से कई एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो देखें इस चीज़ को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कॉपिंग अ पैराग्राफ एज इट इज़, वही बात कि आप, एक तो सबसे बड़ा प्लेजरिज्म ये है कि आप एक पैराग्राफ किसी का लिखा हुआ आप उठा के विदाउट एनी क्रेडिट अपने उसमें शामिल कर दो या अपने नाम से पब्लिश कर दो, दैट इज प्लेजरिज्म। ठीक है, या अगर इस तरह का कोई पैराग्राफ आप उठाते हो और उसमें छोटे छोटे से चेंजेस करते हो, जैसे आपने कोई वर्ब चेंज किया, एडजेक्टिव चेंज किया, या कोई अल्फाज चेंज किए जिसको हम सिनोनिम कहते हैं, लेकिन वो पूरा पैराग्राफ तो आप नहीं चेंज कर रहे ना, पैराग्राफ तो आपका वही है। आप क्या कर रहे हो, जस्ट एक वर्ब या एक एडजेक्टिव या सिनोनिम चेंज कर रहे हो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आइडिया आप किसी और का उठा रहे हो, दैट इज आल्सो प्लेजरिज्म। ठीक है, इसके अलावा कटिंग एंड पेस्टिंग अ पैराग्राफ बाय यूजिंग द सेंटेंसेस ऑफ द ओरिजिनल बट लीविंग वन और टू आउट, यानी कि आपने कॉपी पेस्ट किया लेकिन जो आप पेस्ट कर रहे हो उसमें से एक दो सेंटेंसेस आपने हटाए, और या फिर आपने वो सेंटेंसेस किसी और तरतीब से लिखे, यानी कि ओरिजिनल पैराग्राफ में वो लास्ट में लिखे हुए आपने स्टार्ट में लिख लिए, या आपने मिड में लिख लिए, या आपने उस सेंटेंस के अल्फाज चेंज किए, बात वही है बस आपने अल्फाज चेंज किए। ठीक है, इस चीज को भी हम प्लेजरिज्म कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भूलने नहीं है आपने। ठीक है, इसके अलावा कंपोजिंग अ पैराग्राफ बाय टेकिंग शॉर्ट स्टैंडर्ड फ्रेजेस फ्रॉम सेवरल सोर्सेज एंड पुटिंग देम टुगेदर विद सम वर्ड्स ऑफ योर ओन, यानी कि आप कोई चीज लिख रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर कोई नोट लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिखना है, आप इंटरनेट से इधर उधर से पॉइंट्स उठा के लिख लेते हो। ठीक है, और उसमें अपनी तरफ से 2-3 अल्फाज लिख लेते हो, ये चीज भी जो है वो प्लेजरिज्म में आती है क्योंकि आपने अपना वर्क नहीं किया, आपने दूसरों का काम उठा के पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा पैराफ्रेजिंग अ पैराग्राफ बाय रीराइटिंग विद सब्सटेंशियल चेंजेस इन लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट ऑफ डिटेल इन एग्जांपल, वही बात कि आप एक पैराग्राफ उठा के उसको पैराफ्रेज करते हो। पैराफ्रेज का मतलब वो ये होता है कि जो मेन अल्फाज ओरिजिनल पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, आप उसको चेंज करके सिंपल वर्ड्स में लिख लेते हो, लेकिन चीज वही है, चीज उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं किए, बात का मतलब वही है, आपने भले एग्जांपल चेंज कर दिया, आपने डिटेल थोड़ा सा कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, आपने उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दिया, एक बात उसने पहले लिखी हुई आपने आखिर में लिखी या मिड में लिखी। ठीक है, और लैंग्वेज चेंज कर दिया, इससे उसका वो मेन हकीकत नहीं चेंज होती कि आपने किसी और का काम उठाया कॉपी किया, ये चेंज बात इससे नहीं होती। ठीक है, मेन जो जब हम इसके रूट में जाते हैं तो नतीजा वही निकलता है कि किसी और का काम है, आपने बस उसका लैंग्वेज चेंज किया है या फिर उसका एग्जाम्पल चेंज किया है, दैट इज आल्सो प्लेजरिज्म। इसके अलावा कोटिंग अ पैराग्राफ बाय प्लेसिंग इट इन ब्लॉक फॉर्मेट विद द सोर्स साइटेड। ठीक है, कभी कभी हम कोई कोट उठा लेते हैं या फिर किसी का पैराग्राफ उठा लेते हैं और उसको ब्लॉक करके उसके साथ वो भी दे देते हैं, तो जहाँ से हमने उठाया हो। ठीक है, तो ये भी अगर हमारा पूरा जो वर्क है उसी चीज के ऊपर बेस्ड करता है, तो ये भी प्लेजरिज्म में आता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट समरी राइटिंग। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी, इतनी ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एंड प्लेजरिज्म के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स है वो अपने याद रखने, और समरी राइटिंग में 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है वो आप इसको नोट करेंगे, एंड इंशाल्लाह ये आसान लगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।